लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं परमाणु संरचना का नया लेक्चर, और इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है चलिए देखते हैं। इस लेक्चर में हमें पढ़ना है बच्चों समस्थानिक के बारे में, समभारिक के बारे में, सम न्यूट्रॉनिक के बारे में, आइसोडायाफर्स के बारे में, समझ रहे हो ना, सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, मतलब बहुत सारी चीजें आज हमको कवर करनी है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में, ईएम वेव्स, विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के बारे में, और इन्हीं के साथ इनके सभी टॉपिक के अभ्यास प्रश्नों के बारे में। ये सब हमको आज कवर करना, मतलब कि अच्छा खासा कवर करना है। देखो आप ये सारे टॉपिक वो और वो, तो इसीलिए भैया अच्छे से तैयार होके बैठो, बढ़िया से लंबा सेशन रहेगा हमारा। तो चलिए सबसे पहले आते हैं बेटा समस्थानिक पे। समस्थानिक को हम बोलते हैं आइसोटोप। तो देखो समस्थानिक का मतलब होता है ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखना, मान लीजिए आपने ये कोई परमाणु लिखा, ठीक है, तो इस परमाणु में नीचे की तरफ जो लिखा जाता है ना, ये होता है परमाणु क्रमांक। ये नीचे की तरफ जो लिखा जाता है बेटा, इसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। और जो ये ऊपर की तरफ लिखा हुआ होता है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। ये तो आपको पता ही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कुछ पता हो ना हो, लेकिन आपको इतना पता होगा नीचे की तरफ परमाणु क्रमांक लिखा जाता है और ऊपर की तरफ द्रव्यमान संख्या लिखा जाता है। तो समस्थानिक का मतलब है बच्चों, समस्थानिक का मतलब है ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एक परमाणु क्रमांक जिनके समान होते हैं, और जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है बेटा? द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करते हैं ऐसे। द्रव्यमान संख्या होती है भिन्न भिन्न। द्रव्यमान संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या 2 है और द्रव्यमान संख्या 3 है। तो ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, उनको हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। अच्छा, इन समस्थानिकों के नाम भी होते हैं बेटा, जैसे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम भी, जैसे कि हाइड्रोजन का ये जो समस्थानिक इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, इस दूसरे वाले समस्थानिक को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, और ये जो तीसरा वाला समस्थानिक है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं ट्रिटियम। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिटियम। ये ट्रिटियम समस्थानिक जो होता है ना बेटा, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर गुणधर्म होता है इसमें, ये रेडियोधर्मी होता है बेटा। रेडियोधर्मी समझते हो? रेडियोधर्मी का मतलब होता है ऐसे पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ का मतलब ऐसे पदार्थ जो कि रेडिएशन उत्पन्न करते हैं, हानिकारक विकिरण, अल्फा बीटा गामा, हानिकारक विकिरण उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो ये वो समस्थानिक है हाइड्रोजन का जो कि हानिकारक विकिरणों का उत्पन्न करता है, रेडियोधर्मी होता है बेटा ये। तो ये तीनों क्या है? समस्थानिक। तो 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसी तरह से आप ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक देख सकते हो। ऑक्सीजन के ये तीनों परमाणु के परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्याएं क्या है बेटा? अलग अलग। समस्थानिक। कार्बन के 3 समस्थानिक 6, 6, 6, परमाणु क्रमांक समान, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या भिन्न है। तो ये होते हैं बेटा समस्थानिक। चलिए, समस्थानिक के बाद अगला आता है बेटा समभारिक। क्या आता है बेटा? समभारिक।
समभारिक का मतलब होता है ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो समभारिकों की द्रव्यमान संख्या मतलब कि ए, ये समान होता है। समभारिकों के द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? समान। लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं इनके? इनके परमाणु क्रमांक होते हैं बेटा भिन्न भिन्न। द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न। तो ऐसे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या ए, ये द्रव्यमान संख्या क्या है? समान, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है वो अलग अलग होता है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या रखते हैं। तो भाई इनमें वो परमाणु आते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, लेकिन इनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग किसके बराबर होता है? द्रव्यमान संख्या के बराबर। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का जो योग द्रव्यमान संख्या जो होता है वो समान होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या क्या होती है बेटा? द्रव्यमान संख्या यहाँ पे समान होती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या समान होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 1H3 2He3, इन दोनों में द्रव्यमान संख्या क्या है? दोनों की द्रव्यमान संख्या, इसकी द्रव्यमान संख्या 3 है और इसकी भी द्रव्यमान संख्या 3 है। द्रव्यमान संख्या इनकी समान है परंतु इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। परमाणु क्रमांक इनके 1 और 2 भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक होते हैं। इनके परमाणु क्रमांक बच्चों भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा? ये कहलाते हैं समभारिक। अच्छा, दूसरी बात, इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी भिन्न संख्या में होते हैं। इधर प्रोटॉन की संख्या 1 है, जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन, जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या भिन्न है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है। भैया इनकी संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, लेकिन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग जिसे आप बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, ये द्रव्यमान संख्या क्या होती है बेटा? द्रव्यमान संख्या इनकी समान होती है। तो ये ध्यान रखना बेटा। चलिए इसकी बात करते हैं। इनमें भी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या इनकी क्या है? समान। द्रव्यमान संख्या दोनों की समान है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या समान है, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं बेटा? परमाणु क्रमांक इनके भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पे परमाणु क्रमांक 19, यहाँ पे परमाणु क्रमांक 20। तो द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न है। तो ये ध्यान रखना बेटा। इनमें प्रोटॉन 19 है, इसमें प्रोटॉन 20 है। प्रोटॉनों की संख्या भिन्न, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न। तो प्रोटॉन की संख्या भिन्न, इलेक्ट्रॉन की संख्या 19, इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 भिन्न, न्यूट्रॉन की संख्या 21, इसमें 20 तो भिन्न। तो ये होते हैं बेटा समभारिक। चलिए आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स का मतलब है वह जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का जो अंतर है वो भैया क्या होता है? समान। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर क्या होता है बेटा? समान। तो ध्यान रखना, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। अगर ऐसा दो परमाणुओं में है तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? आइसोडायफर। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 6 है। यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी है? यहाँ प्रोटॉन की संख्या 5 है। न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन गए तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन दोनों का अंतर कितना है? 1। यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 7। यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6। न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन गए तो 1,
न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन दोनों में क्या है, समान। तो जब भी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन दोनों में समान हो तो ऐसे तत्व के परमाणु क्या कहलाते हैं, आइसो डायफर्स। मतलब कि क्या हो जाएंगे, आइसो डायफर्स। क्लियर। यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी, देखो जितना परमाणु क्रमांक है उतनी प्रोटॉन की संख्या, जितना परमाणु क्रमांक है उतनी ही प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या उनके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, द्रव्यमान संख्या में से 5 घटा दो, 11 में से 5 घटा दो, ये आ गए न्यूट्रॉन। 13 में से 6 घटा दो, ये आ गए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन गए तो 1 बचेगा, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन गए तो 1 बचेगा। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या का अंतर समान होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर जो है ये दोनों में क्या है, समान। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसो डायफर्स। चलो यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 7। यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 9। 15 में से 7 गए तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे 8। 19 में से 9 गए तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे 10। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना है, 1। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना है, 1। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर क्या है बेटा, समान। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसो डायफर्स। क्या बोलते हैं बेटा, आइसो डायफर्स। आइसो डायफर्स बोलते हैं बेटा इसको। चल आइसो डायफर्स के बाद अब हम पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोन्स। ऐसे जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है बेटा, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। ऐसे परमाणु जिनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या होती है समान, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। ऐसे परमाणु जिनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या होती है समान। चलो 1s3 2he4, इसमें न्यूट्रॉन कितना है, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन को माइनस करते तो क्या आता है बेटा, न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। द्रव्यमान संख्या कितनी है, 3। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1। न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2। यहाँ पे न्यूट्रॉन आ गए 2। द्रव्यमान संख्या कितनी है, 4। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 2। द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या गई तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, ये भी आ गए 2। न्यूट्रॉन की संख्या 2, न्यूट्रॉन की संख्या 2। न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में क्या है, समान। समान न्यूट्रॉन है। अगर न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। इसकी बात करते हैं। प्रोटॉन की संख्या क्या, 19। द्रव्यमान संख्या क्या, 39। द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या गई तो न्यूट्रॉन मिले। द्रव्यमान संख्या 39, प्रोटॉन की संख्या 19, न्यूट्रॉन आ जाएंगे 20। द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या गई तो न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या कितनी, 40। प्रोटॉन की संख्या कितनी, 20। 40 में से 20 गए तो 20 न्यूट्रॉन आ गए। तो भैया ये भी क्या हो जाएंगे, दोनों में न्यूट्रॉन समान, तो सम न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे। सम न्यूट्रॉनिक है, आइसोटोन है। एक होता है बेटा आइसोस्टर। क्या होता है बेटा, आइसोस्टर। आइसोस्टर ऐसे अणु होते हैं जो कि परमाणु तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रखते हैं। इनमें परमाणुओं की संख्या भी समान होती है। इनमें परमाणुओं की संख्या भी समान होती है और इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान, परमाणु की संख्या समान, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, दोनों की संख्या समान होती है।
परमाणु भी समान, इलेक्ट्रॉन भी समान। यहाँ देखिए, यहाँ पे CO2, यहाँ पे टोटल कितने परमाणु है? कार्बन का एक, ऑक्सीजन के दो, एक परमाणु कार्बन का और दो परमाणु ऑक्सीजन के, टोटल 3 परमाणु। यहाँ पे कितने परमाणु है? नाइट्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, 2 + 1 3 परमाणु। परमाणुओं की संख्या दोनों में क्या है? समान समान, परमाणु की संख्या समान हो गई। बात करें इलेक्ट्रॉन की, कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है तो 2 बार 8 को जोड़ना है। कितना आ गया? 8 की 16, 16 और 6 22 इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करते हैं, नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन में कितने होंगे? 7 × 2 14, ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 22 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 22, यहाँ पे 22, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है और परमाणुओं की संख्या समान है, परमाणुओं की संख्या समान और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, जब भी परमाणु की संख्या समान, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, तो इससे हम क्या बोलते हैं? आइसोस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोस्टर। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु, 2 परमाणु, टोटल 2 परमाणु। पोटेशियम फ्लोराइड में पोटेशियम का एक परमाणु, फ्लोरीन का एक परमाणु, 2 परमाणु। परमाणु की संख्या क्या है? समान। अब देखो इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम में कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 20, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 20 और 8 28 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे। पोटेशियम में होते हैं 19, फ्लोरीन में होते हैं 9, 19 और 9 ये हो जाते हैं 28। अल्लाह, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए? समान। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, एटम की संख्या समान, इलेक्ट्रॉन समान, एटम समान, तो भैया इलेक्ट्रॉन समान, एटम समान, जब ये समान समान तो इससे हम क्या बोलेंगे? इससे हम बोलेंगे आइसोस्टर। जब इलेक्ट्रॉन और एटम दोनों की संख्या समान है तो इनको हम क्या बोलेंगे? आइसोस्टर बोलेंगे। चलिए, एक लास्ट परिभाषा और है बेटा यहाँ पे, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति। सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति का मतलब ऐसे परमाणु, अणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है बेटा समान संख्या में इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन समान संख्या में होंगे तो उनको हम बोलेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे कि क्लोरीन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, आर्गन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, दोनों हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। पानी की बात करें तो हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अमोनिया और पानी जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। BF3 और SO2, बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन तो 9 × 3 टोटल 32 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के पास 16, ऑक्सीजन के पास 8, 2 ऑक्सीजन तो 8 × 2 32 इलेक्ट्रॉन टोटल। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो ये दोनों हो जाएंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। इस तरीके से बच्चों हम सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर, आइसोडायफर, सम न्यूट्रॉनिक, इन सब की बात करें। चलो अब आते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए इसको और सोल्व करने का ट्राई करो। चलिए, मेरे ख्याल से क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। निम्न में से कौन सा कथन एनोड किरण के लिए सही नहीं है? मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है, कौन सा कथन गलत है? अच्छा, एनोड किरणें क्या होती है बच्चों? धनावेशित किरणें। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एनोड किरणें कौन सी हैं? धनावेशित किरणें। एनोड किरणें क्या होती है बच्चों? धनावेशित किरणें, ये मैं आपको बता चुका हूं। और कैथोड किरणें क्या होती हैं? ऋणावेशित किरणें। एनोड किरणें होती है धनावेशित किरणें, कैथोड किरणें होती है ऋणावेशित किरणें। आपने बच्चों सुना होगा, यदि कहीं पर चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है तो आवेशित कण जो होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं।
कितने बच्चों को ये बात पता है कि यदि मान लो कहीं पे कोई गतिशील कण उपस्थित है, मान लो कहीं कोई आवेशित कण गति कर रहा है, कितने बच्चों को ये बात पता है कि यदि आवेशित कण गति करता है और उसकी गति में उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए तो उसमें विचलन होता है। सुना है बेटा कभी आपने? जैसे कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, अब मान लो ये आवेशित कण गति कर रहा है, तो अगर ये आवेशित कण गति कर रहा है और आपने यहाँ पे लगा दिया विद्युत क्षेत्र, आपने क्या लगा दिया? विद्युत क्षेत्र। आपने भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ आगे जाएगा तो धनावेशित सिरे की तरफ मुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन गति करता 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 जाएगा और प्लस की तरफ मुड़ जाएगा, विचलन प्रदर्शित करेगा। ये क्या प्रदर्शित करेगा? विचलन। तो बच्चों आपने ये सुना होगा जब भी कोई आवेशित कण, जब भी कोई आवेश वाला कण अगर गति करता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है। विक्षेपण का मतलब होता है अपने पथ को बदल देना, अपना पथ या अपना मार्ग, अपने मार्ग को बदल देना, अपना मार्ग बदल देता है वो। तो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में एनोड किरणें जो होती हैं वो विक्षेपण प्रदर्शित करती है। क्यों? क्योंकि वो धनावेशित कण है। तो यदि कोई आवेशित कण गति करता है, जैसे कि एनोड किरणें आवेशित कण है, धनावेशित कण है, तो निश्चित तौर पर वो क्या प्रदर्शित करेंगे? विचलन। तो यदि यहां से मान लो कोई एनोड किरणें गमन कर रही है, एनोड किरणों पर होता है प्लस आवेश, तो प्लस आवेश माइनस की तरफ विक्षेपित हो जाएगा, प्लस वाला माइनस की ओर विक्षेपित हो जाएगा, तो ये विक्षेपण प्रदर्शित करता है। इसमें E/M का अनुपात विसर्जन नलिका में ली गई गैस पर निर्भर करता है। ध्यान रखना, ये बात मैंने आपको बता रखी है। एनोड किरणों के लिए E/M का जो मान होता है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब कि ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही, ये भी सही है और ये भी सही है। चलो इसकी बात करते हैं। एनोड किरणों के E/M का अनुपात नियत होता है। एनोड किरणों के लिए E/M का मान, E/M का अनुपात नियत होता है। ये गलत है। अभी तो हमने देखा एनोड किरणों के लिए E/M का मान गैस पर निर्भर करता है, नियत नहीं होता। हाइड्रोजन गैस लोगे उसके लिए E/M अलग आएगा, नाइट्रोजन गैस लोगे उसके लिए E/M अलग आएगा, ऑक्सीजन गैस लोगे उसके लिए E/M अलग आएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक गैस का जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान अलग अलग है। अगर ये बदलेगा तो ये पूरी संख्या बदल जाएगी। मतलब कभी भी नियत नहीं हो सकता, कांस्टेंट नहीं हो सकता। मतलब कि ये गलत है। आंसर आ जाएगा थर्ड। ये विसर्जन नलिका में ली गई गैस का आयनीकरण करती है। बिल्कुल सही है, गैस को आयनीकृत कर देती है, आयनों में बदल देती है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा युग्म E/M का मान समान रखता है? समान मान कौन रखता है? E/M का मान समान किसमें होता है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। भैया प्रोटॉन में तो आवेश E के बराबर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन में आवेश जो होता है वो शून्य होता है। प्रोटॉन का आवेश E के बराबर है और न्यूट्रॉन का आवेश शून्य है, तो इन दोनों के E/M का मान समान नहीं हो सकता। प्रोटॉन के लिए E का मान शून्य नहीं होता, न्यूट्रॉन के लिए E का मान शून्य होता है, आवेश का मान शून्य हो सकता है। तो ये शून्य है, ये शून्य नहीं है, मतलब कि ये क्या होगा? भिन्न, समान नहीं हो सकता। एक प्रोटॉन और एक ड्यूटेरियम। प्रोटॉन होता है बेटा इस चिन्ह वाला, ठीक है, आवेशित हाइड्रोजन का नाभिक, और ड्यूटेरियम होता है बेटा इस चिन्ह वाला। प्रोटॉन के लिए E/M कितना आएगा? प्रोटॉन का आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान। ड्यूटेरियम का E/M कितना आएगा? ड्यूटेरियम का आवेश, ड्यूटेरियम में भी 1 प्रोटॉन होता है, ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन के बराबर आवेश
और द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान यहाँ 2 प्रोटॉन के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे 1/1 है और यहाँ पे 1/2 है। ध्यान से देखो बेटा, प्रोटॉन का आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ड्यूटेरियम का भी आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, बराबर बराबर आवेश दोनों का समान है। लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान जो होता है इसका 1 प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान है और इसका द्रव्यमान कितना, देखो ये द्रव्यमान कितना है 2, इसका द्रव्यमान 2, मतलब कि ये दोनों के लिए क्या आएगा, भिन्न भिन्न। ये दोनों समान नहीं, ये दोनों क्या है, भिन्न। आप देख सकते हो दोनों क्या है, भिन्न आ रही संख्या। चलो इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं ड्यूटेरियम और अल्फा कण। चलो ड्यूटेरियम क्या होता है, ड्यूटेरियम ये होता है, और अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण ये होता है, E/m। ड्यूटेरियम के लिए आवेश कितना होता है, प्रोटॉन के आवेश के बराबर, और प्रोटॉन का आवेश किसके बराबर है, E के बराबर। चलो, और ड्यूटेरियम के लिए द्रव्यमान कितना होता है, ड्यूटेरियम का द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना, देखो ये 2 गुना, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना, ये आ जाए। चलो इसके लिए E/m निकालते हैं। हेलियम के लिए आवेश कितना है, 2 प्रोटॉन, देखो यहाँ पे 2 प्रोटॉन के बराबर, तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों का आवेश बराबर होता है, तो 2 प्रोटॉन या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और हीलियम का द्रव्यमान कितना है, 4 प्रोटॉन के बराबर, 4 प्रोटॉन के बराबर। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 E/mp। अरे भैया ये दोनों क्या है, समान समान, ये दोनों क्या है, समान समान, तो ये दोनों क्या है, समान समान। आंसर आ जाएगा 3rd, दोनों के लिए E/m का मान समान है। 1 इलेक्ट्रॉन और गामा किरणें, अरे भैया इनके लिए E/m समान कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश तो होता है लेकिन गामा किरणों का आवेश नहीं होता, गामा किरणों पर 0 आवेश, इनका मान भिन्न भिन्न होगा, E/m का मान, ये ध्यान रखना है। क्लियर। चलो क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन 3, चलो इसको पढ़ो बेटा, इसको पढ़ो। चलिए आपको क्या लगता है रदरफोर्ड का जो प्रयोग था उससे क्या निष्कर्ष निकला था, द्रव्यमान और ऊर्जा आपस में संबंधित है। अरे भैया ये तो E/mc होता है, आइंस्टाइन का फॉर्मूला है, ये तो आइंस्टाइन का फॉर्मूला, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। रदरफोर्ड के प्रयोग से तो ये नहीं निकला था। एक परमाणु का द्रव्यमान तथा धनात्मक आवेश नाभिक में संकेंद्रित होता, अरे बिल्कुल धनात्मक आवेश नाभिक में, बिल्कुल सही, ये सही है। न्यूट्रॉन नाभिक में, अरे भैया रदरफोर्ड तो ये पहचान ही नहीं पाया था कि भैया उसमें न्यूट्रॉन नाम की कोई चीज नाभिक के अंदर उपस्थित भी है, और परमाणु विद्युत उदासीन है। नहीं भैया, रदरफोर्ड के मॉडल की ये कमी थी कि वो परमाणु की विद्युत उदासीनता को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2nd। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसको करो। चलिए इसको कैसे करेंगे, नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है R बराबर R0 A⁻⁴। नाभिक की त्रिज्या R बराबर R0 का मान था 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर इंटू A का मतलब होता है बेटा द्रव्यमान संख्या। क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या यहाँ पे कितनी है, 27, ये आ जाएगा 27। इस पे पावर क्या आ जाएगी, 1/3। आंसर क्या आ जाएगा, त्रिज्या बराबर आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻13। अच्छा इस 13 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में बदलूं तो मीटर में आंसर क्या आएगा, मीटर में -15 मीटर आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो ये -15 मीटर हो जाएगा, इंटू 27 का घनमूल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3, हाँ तो ये 3 आ जाएगा। चलो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 इंटू 3 कितना होगा, 3.9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। चलो कौन सा आंसर इसमें देख लो, इसको मैं लगभग लिख सकता हूँ 3.9 को मैं 4 लिख सकता हूँ, 4 इंटू 10⁻15 मीटर। आंसर कहाँ है, आंसर है ये। क्लियर। चले अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
आज का सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति वाला ये लास्ट क्वेश्चन। सम इलेक्ट्रॉनिक समुच्चय का चयन कीजिए, बताओ। सम इलेक्ट्रॉनिक समुच्चय का चयन कीजिए, बताओ। सोडियम प्लस के पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। H3O प्लस ऑक्सीजन के पास 8 और 3 11 में से एक गए तो भैया इसके पास भी 10। NH4 प्लस अमोनिया के पास 10 11 में से एक गए तो 10। ये भैया सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये वाला सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। चलो इसकी बात करते हैं बी की। अगर मैं बात करूं बी की, CO3 -2, कार्बन के पास 6 और 3 अटू 24 और 6 हो जाएगा आपका 24 और 6 हो जाएगा 30 30 और 32 7 8 3 24 और 25 और 7 ये भी 32, बिल्कुल सही। कार्बन के पास 6 और 2 8 24 और 8 32, अरे ये भी 32। अरे भैया बी आंसर भी सही, ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक है। इन सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, बहुत बढ़िया। P-3 फास्फोरस के पास 15 में 3 जुड़े तो 18, इसके पास हो गया 18। इन सब के पास कितने हैं? इन सब के पास 32 इलेक्ट्रॉन है भैया। इन सब के पास 10 इलेक्ट्रॉन है भैया। इन सब के पास कितने? 18। क्लोरीन के पास 17 और 1 18, 12 2 की 24, सॉरी माफ करना, 6 2 की 12 और 1 13 और 5 18। बहुत सही, यहाँ पे भी 18, बहुत सही, यहाँ पे भी 18, ये भी हो जाएगा। मतलब कि ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक है। F माइनस, फ्लोरीन के पास 9 में 1 जुड़ा तो 10, नियोन के पास 10 और इसके पास 10। अरे भैया ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक, मुझे लगता है चारों, हाँ बिल्कुल चारों। तो ABCD आंसर हो जाएगा डी आ जाएगा। इस तरीके से करना है। चलो ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर। अब आते हैं बच्चों हम नए टॉपिक पे, विद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरण ऊर्जा। क्या बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएंट एनर्जी। चलिए अब बेटा पूरा ध्यान यहां लगाना है, ठीक है। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आप में से कई बच्चे सोचेंगे यार ये चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है सर। हमने कल स्टार्ट किया था थॉमसन का परमाणु मॉडल, फिर हमने स्टार्ट किया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और फिर हमें स्टार्ट करना है, रदरफोर्ड हो गया तो रदरफोर्ड के बाद बोर का मॉडल आना चाहिए ना। ये बीच में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां से आ गया? किसी के दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये अचानक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये टॉपिक कहां से आ गया? बिल्कुल सही दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है बेटा, इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। बिल्कुल बेटा, एक बात ध्यान रखना, पहला मॉडल है थॉमसन का मॉडल, दूसरा मॉडल है रदरफोर्ड का मॉडल, और तीसरा मॉडल है बोर मॉडल। तीसरा मॉडल जो बोर मॉडल है ना, उसको समझने के लिए बच्चों हमें दो सिद्धांतों के बारे में, या आप ये बोल सकते हैं कि दो प्रकार की चीजों के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आगे मैं आपको जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता रहेगा आपको ये फील करवाने वाला हूं कि प्रकाश की दो प्रकार की प्रकृति होती है। प्रकाश की एक तरंग प्रकृति होती है और प्रकाश की एक कणीय प्रकृति होती है। ये चीज आपको लेक्चर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना वैसे वैसे महसूस होने वाली है। तो प्रकाश की दो प्रकार की प्रकृति होती है बेटा, प्रकाश की एक तरंग प्रकृति होती है, प्रकाश की एक कणीय प्रकृति होती है। तो बोर का जो परमाणु मॉडल है ना बेटा, उस बोर के परमाणु मॉडल पे जाने से पहले हमें प्रकाश की इन दोनों प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने ये दोनों प्रकृति को नहीं समझा तो हमें बोर का मॉडल बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो यदि आप चाहते हो कि बोर का मॉडल समझ में आए तो उसके लिए जरूरी है कि एक तो हमको विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए।
ये पता होना चाहिए। और दूसरा हमें प्रकाश की कणीय प्रकृति मतलब कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बारे में आगे मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, वो हमें पता होना चाहिए। तो यदि हम बोर मॉडल को समझना चाहते हैं तो भैया ये और ये दोनों टॉपिक क्लियर होने चाहिए। तो पहले हम पढ़ेंगे तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने वाला विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये पढ़ेंगे। और बाद में हम देखेंगे कणीय प्रकृति को बताने वाला प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ये दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद हम जाएंगे बोर के परमाणु मॉडल पे। तो अब बात क्लियर हुई। चलिए तो हम आते हैं बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग पे। बच्चों सबसे पहले मैक्सवेल नामक एक साइंटिस्ट थे जिनके दिमाग में एक बात चल रही थी, उनके द्वारा ये सारा प्रस्तावित किया गया। और उन्होंने ये बात बोली बेटा कि जब भी किसी लाइट स्रोत से कोई प्रकाश आता है ना, मान लो यहाँ पे ट्यूबलाइट है, अब ट्यूबलाइट से अगर मेरी तरफ प्रकाश आएगा, या मान लो ऊपर सूर्य का प्रकाश है, सूर्य से मेरी तरफ अगर प्रकाश आएगा तो प्रकाश जो होता है वो तरंगनुमा प्रकृति में अस्तित्व में होता है। तरंग समझते हो ना, पानी की लहरें बनती है ना, पानी की लहरें जो होती है ना बेटा उनको हम बोलते हैं तरंग। पानी की लहरों को समझते हो ना। या फिर ऐसा समझ लो कि मैंने यहां से एक रस्सी पकड़ रखी है और सामने दूसरा सिरा रस्सी का किसी और व्यक्ति ने पकड़ रखा है, मैं रस्सी को ऐसे झटका मारूंगा तो रस्सी ऐसे 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 तरंग बनाएगी। तो एक व्यक्ति यहां खड़ा है रस्सी का एक सिरा लेकर के, और दूसरा व्यक्ति दूसरी तरफ खड़ा है रस्सी का दूसरा सिरा लेकर के। मैंने ऐसे झटका मारा, मैं अगर ऐसे झटका मारूंगा तो वो रस्सी में ऐसे तरंग बनेगी, वही होती बेटा तरंग। पानी के अंदर नदी में आप जब जाते हो, नदियों के अंदर आपने देखा होगा, पानी के अंदर आप पत्थर फेंको, जैसे आप पानी में पत्थर फेंकोगे, बाहर से पत्थर फेंको, पानी की ऐसे लहरें बनती है बेटा, वही होती है बेटा तरंग। तरंग मतलब होती है बेटा लहर। क्या होती है? लहर, लहरें बनती है। इन लहरों को ही क्या बोलते हैं बेटा? तरंग बोलते हैं। और ये जो तरंगे हैं, इन तरंगों की प्रकृति होती है बेटा विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति। तो ये जो भी प्रकाश की तरंगे होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेटा आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। तो सर इसका मतलब प्रकाश भी ऐसे तरंग के रूप में रहता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। प्रकाश की ऐसे तरंगे होती हैं, और प्रकाश की ये जो तरंगे होती हैं वो दो क्षेत्रों से संलग्न होती हैं। ये तरंग एक तो होती है विद्युत क्षेत्र की, और यही तरंग प्रकाश के साथ एक होती है चुंबकीय क्षेत्र की। तो भैया जब भी कोई प्रकाश गति करेगा, मान लो कोई प्रकाश इस दिशा में गति कर रहा है, मान लो मैं इस दिशा में गति कर रहा हूं, मैं कोई प्रकाश हूं, मैं गति कर रहा हूं, तो भैया ऐसे होगा कि इस दिशा में होगा विद्युत क्षेत्र का दोलन, यहाँ पे ऐसे दोलन करेगा, और ऊपर की दिशा में दोलन करेगा चुंबकीय क्षेत्र। तो ऐसे होगा, देखो मैं प्रकाश की किरण हूं, मैं जा रहा हूं यहाँ पे, तो देखो ऐसे ऐसे दोलन करेगा। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, ऊपर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, मतलब है ना। तो ट्रेन चलती ना, तो ट्रेन चलेगी तो ऐसे होगा, देखो ट्रेन चल रही, तो ये भैया हो गया चुंबकीय क्षेत्र। इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के दोलन हो रहे, और ऊपर की दिशा में होंगे विद्युत क्षेत्र के दोलन। तो किसी भी एक तल में चुंबकीय क्षेत्र के दोलन हो जाएंगे, दूसरे तल में विद्युत क्षेत्र के दोलन हो जाएंगे। दोनों के बीच में क्या होगा? 90 डिग्री का कोण। देखो मान लो विद्युत क्षेत्र का दोलन है, तो ये जो तल है और ये चुंबकीय क्षेत्र का दोलन, ये जो तल है, इनके बीच में कितना कोण है बेटा? देखो 90 डिग्री का कोण है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ये जो दोलन है, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है बेटा। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की तरफ ऊर्जा का जो संचरण होता है, प्रकाश की किरण का जो संचरण होता है, वो तरंगों के रूप में होता है। और यह ब्रह्मांड में प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गमन करता है। ये जो प्रकाश की किरण जो हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है ना बेटा, जो सूर्य के प्रकाश की किरण है, जो ट्यूबलाइट के प्रकाश की किरण हम बात करते हैं, या हम जो बात करते हैं बल्ब के प्रकाश की बात करते हैं, जो भी प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है, उस प्रकाश का वेग होता है बेटा, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸।
तो उस प्रकाश के वेग से विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो गमन करती है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे या विकिरण ऊर्जा कहते हैं। इस विद्युत चुंबकीय तरंग और विकिरण ऊर्जा के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। आपने सुना होगा रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य तरंगे, पराबैंगनी, एक्स किरण, गामा किरण, ये सब क्या है बच्चों? ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। दृश्य किरणें वो किरणें जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। हमें जो रंग बिरंगी जो हरियाली दिखाई दे रही है हमारी जिंदगी में, जो रंग बिरंगी दुनिया हमको दिखाई दे रही है, जो दृश्य किरणों के कारण हमको जो रंग बिरंगी दुनिया दिखाई दे रही है, वो रंग बिरंगी दुनिया क्या है बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एक प्रकार है। मतलब कि वो जो दृश्य किरणें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग का ही बच्चों एक प्रकार है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत सारे प्रकार की हैं। रेडियो तरंगे है ना, अवरक्त तरंगे, दृश्य तरंगे, पराबैंगनी, सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणें जो है, सुना होगा ओजोन की परत में छेद हो रहा है। तो ओजोन की परत में छेद होने का कारण क्या है? पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, एक्स किरण सुना होगा। मान लो हड्डी वड्डी कहीं चटक गई, हड्डी टूट गई, मान लो कहीं पे कोई फ्रैक्चर वगैरह आ गया, तो आपको डॉक्टर बोलता है एक्सरे करवा करके आओ। तो वो एक्सरे वो विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो बच्चों ये जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है उनका प्रकाश के वेग से गति करने का प्रवृत्ति होता है। ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरण ऊर्जा है, इनको आगे बढ़ाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर कहीं पे विद्युत चुंबकीय तरंग गति कर रही है ना, तो उसको गति करने के लिए किसी तरह के कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि साउंड वेव जो होती है, ध्वनि तरंगे जो होती हैं, उनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। जैसे कि मैं बच्चों यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज आप तक हवा के माध्यम से पहुंचती है। हवा जो है वो एक ऐसा माध्यम है जो कि मेरी आवाज आप तक पहुंचाएगा। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो भी तरंग के रूप में होती हैं। ध्वनि तरंगे जो होती हैं उनको आप तक पहुंचाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता है। लेकिन बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, ट्यूबलाइट से आने वाला जो प्रकाश है, इनको हम तक पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान रखना। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तथा प्रसार की दिशा के लंबवत होते हैं। मैंने आपसे क्या बात बोली थी? अगर मैं इस दिशा में जा रहा हूं तो मेरी गति तो इस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, एक दूसरे क्या है? लंबवत। देखो इनके बीच में लंबवत 90 डिग्री का कोण आ रहा है। तरंग का सबसे ऊपर का बिंदु श्रृंग कहलाता है और निम्नतम बिंदु गर्त कहलाता है। ये जो तरंग होती है ना बेटा, ऐसा समझो, ये देखो ये तरंग है तरंगी है ना, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये जो बच्चा ऊपर का बिंदु होता है, ये ऊपर का बिंदु जो है इसे हम क्या बोलते हैं? श्रृंग बोलते हैं। और बच्चा ये जो नीचे का बिंदु है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम गर्त बोलते हैं। ये ध्यान रखना। तो श्रृंग और गर्त ये दो भाग होते हैं यहाँ पे तरंगों के। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम कुछ गुणधर्मों पे और कुछ परिभाषाओं पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहली परिभाषा है विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्बडा। लैम्बडा का मतलब है दो निकटतम श्रृंग अथवा गर्त के बीच की दूरी। ये जो भैया श्रृंग है और ये जो श्रृंग है, श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी होती है बेटा तरंगदैर्घ्य। क्या होती है बेटा? श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी को हम बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। जब भी आपको तरंगदैर्घ्य निकालनी हो तो दो क्रमागत श्रृंग जो होते हैं, पहला श्रृंग और उसके ठीक बाद आने वाला दूसरा श्रृंग, दोनों के बीच की दूरी निकाल दो। तो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, या फिर क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य, क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य। ये ध्यान रखना है। तो निकटतम श्रृंग अथवा गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य होती है। अच्छा, दूरी है तो दूरी को हम किस में मेजर करते हैं बेटा? मीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में। तो जो भी दूरी की इकाई है वही सारी इकाई
तरंग दैर्ध्य की हो जाएंगी। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर, 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात -12 मीटर और 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर होता है। ये ध्यान रखना। चलो अगली परिभाषा, तरंग संख्या न्यू बार। क्या बोलते हैं बेटा इसको? न्यू बार। चलो तरंग संख्या का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लो बेटा 1 मीटर की दूरी दे रखी है। मान लो इस 1 मीटर की दूरी में 1, 2, तो देखो 1 मीटर की दूरी में कितनी तरंगे उपस्थित है? ये एक तरंग, ये दूसरी तरंग और ये आधी तरंग। 1 मीटर की दूरी में कितनी तरंगे उपस्थित है बेटा? पहली तरंग, दूसरी तरंग और आधी तरंग। 1, 2 और 2.5, टोटल 2.5 तरंगे उपस्थित हैं। 2.5 तरंगे उपस्थित हैं। 1 मीटर दूरी में उपस्थित तरंगों की संख्या को ही क्या बोलते हैं बेटा? तरंग संख्या। मान लो ऐसा होता तो चलो ऐसा होता तो चलो मैं आपको बताता हूं। ऐसा होता तो बच्चा, चलो मान लो अगर तरंग ऐसे होती तो चलो अब देखो अब कितनी तरंगे देखो, ये यहां से यहां तक ये एक तरंग, यहां से यहां तक ये एक चक्र, चलो एक तरंग, फिर यहां से यहां तक ये दूसरी तरंग, फिर यहां से यहां तक ये तीसरी तरंग, फिर यहां से यहां तक ये चौथी तरंग, फिर यहां से यहां तक ये पांचवी तरंग। इकाई मीटर दूरी में टोटल 5 तरंगे उपस्थित हैं। इसका मतलब तरंग संख्या क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 1 मीटर दूरी में 5 तरंगे, तरंग संख्या 5। 1 मीटर दूरी में 10 तरंगे, तरंग संख्या 10। 1 मीटर दूरी में 50 तरंगे, तरंग संख्या 50। 1 मीटर दूरी में 20 तरंगे, तरंग संख्या 20। तो इकाई मीटर दूरी में, इकाई लंबाई में, इकाई मीटर दूरी में उपस्थित तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। और बच्चों ये सदैव तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो तरंग संख्या तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसकी इकाई क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो लैम्बडा की इकाई, तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है सेंटीमीटर या मीटर। लैम्बडा की इकाई होती है सेंटीमीटर या मीटर। तो तरंग संख्या की इकाई क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर का इनवर्स और मीटर का इनवर्स। तो लैम्बडा की इकाई सेंटीमीटर या मीटर, इन दोनों को ऊपर ले जाओ, सेंटीमीटर इनवर्स मीटर इनवर्स, ये हो जाएगा तरंग संख्या का इकाई। आवृत्ति न्यू क्या होता है? चलिए बात करते हैं आवृत्ति की। बेटा आवृत्ति का मतलब होता है जैसे कि एक घंटे में आप कितने चक्कर लगा सकते हो? आपके घर के पास में कोई क्रिकेट का ग्राउंड है। मैंने आपसे बोला कि 1 घंटे के अंदर आप अपने घर के बाहर जो क्रिकेट का ग्राउंड है उसके कितने चक्कर लगा सकते हो? तो कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे घर के बाहर क्रिकेट का बड़ा ग्राउंड है इसलिए मैं केवल 2 चक्कर लगा पाता हूँ। कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे घर के बाहर क्रिकेट का जो ग्राउंड है वो थोड़ा छोटा है तो मैं 1 घंटे में 10 चक्कर लगा सकता हूँ। कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे घर के बाहर क्रिकेट का ग्राउंड और भी छोटा है तो मैं 1 घंटे में 20 चक्कर लगा सकता हूँ। मतलब कि 1 घंटे के अंदर, इकाई समय के अंदर कितने चक्कर लगाए, वही होती है बेटा आवृत्ति। तो भैया ध्यान रखना, किसी बिंदु से 1 सेकंड में या इकाई समय में कितने चक्कर लगाए गए, इकाई समय में कितने चक्कर लगाए गए। मान लो किसी तरंग के लिए अगर मुझे आवृत्ति बोलनी है तो 1 सेकंड में कितनी तरंगे उपस्थित है, कितनी तरंगे एक बिंदु से गुजरती है। मैंने बोला कि मैं ग्राउंड के 1 घंटे में 50 चक्कर लगा सकता हूँ।
तो मेरी आवृत्ति क्या हो जाएगी 50 चक्कर प्रति घंटा। आवृत्ति क्या हो जाएगी बेटा 50 चक्कर प्रति घंटा। मान लो कोई बच्चा बोलता है मैं 1 घंटे में 500 चक्कर लगा सकता हूं, तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी 500 चक्कर प्रति घंटा। मान लो कोई बच्चा बोलता है मैं 1 घंटे में 50 चक्कर लगा सकता हूं, उसकी आवृत्ति हो जाएगी 50 चक्कर प्रति घंटा। समझ रहे हो? तो आवृत्ति का मतलब आप कितने चक्कर लगा सकते हो। 1 घंटे में इकाई समय में 1 सेकंड में आप कितने चक्कर लगा सकते हो। तरंगों के लिए हम आवृत्ति कैसे लिखते हैं? किसी भी तरंग के लिए आवृत्ति का मतलब है 1 घंटे में कितने चक्कर या कितनी तरंगे उपस्थित है, या 1 सेकंड में कितनी तरंगे हैं। तो 1 सेकंड में जितने भी तरंगे हैं ना बेटा, इन्हीं को हम बोलते हैं आवृत्ति। तो इसकी इकाई होती है हर्ट्ज। इसको हम सेकंड इनवर्स से भी प्रदर्शित करते हैं, सायकाल प्रति सेकंड से भी प्रदर्शित करते हैं। 1 हर्ट्ज बराबर 1 सेकंड इनवर्स होता है। चलिए अगला समय काल। समय काल का मतलब होता है बेटा तरंग द्वारा एक बिंदु से गुजरने में लगने वाला समय। तरंग द्वारा एक बिंदु से पार होने में लगने वाला जो समय होगा वही कहलाएगा बेटा आवर्तकाल। जैसे कि मान लो मैं ये कोई तरंग बनाता हूं, अब मान लीजिए इस तरंग को इस बिंदु को पार करने में लगते हैं 20 सेकंड। मान लो इस तरंग को इस वाले बिंदु को पार करने में लगते हैं 20 सेकंड। इसका मतलब इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा 20 सेकंड। एक निश्चित बिंदु को पार करने में कितना समय लगता है। तरंग ने यहाँ पे शुरुआत की, यहाँ से चला 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, यहाँ तक आते थे 20 सेकंड। तो एक बिंदु से पार होने में कितना समय लगता है। अब मान लीजिए इस तरंग को इस बिंदु को पार करने में लगते हैं 20 सेकंड। मान लो इस तरंग को इस वाले बिंदु को पार करने में लगते हैं 20 सेकंड। इसका मतलब इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा 20 सेकंड। एक निश्चित बिंदु को पार करने में कितना समय लगता है। तरंग ने यहाँ पे शुरुआत की, यहाँ से चला 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, यहाँ तक आते थे 20 सेकंड। तो एक बिंदु से पार होने में कितना समय लगता है, वही हो जाएगा आवर्तकाल। और इसका सूत्र होता है T बराबर 1/v। क्या हो जाएगा बेटा 1/v। 1/v नहीं 2πRv हो जाएगा बेटा। इस सूत्र को सही कर लो। आवर्तकाल बराबर होता है 2πR/v। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं इस वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं? वेलोसिटी की। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि यहाँ मीटर 2πR को मीटर, यहाँ पे भी मीटर, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर से मीटर गया तभी तो सेकंड आएगा, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है? 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? इकाई समय में तय की गई दूरी। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बराबर यहाँ पे होता है न्यू इंटू लैम्बडा। किसी भी विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग होता है न्यू इंटू लैम्बडा के बराबर। और विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला होता है न्यू इंटू लैम्बडा। न्यू मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा आवृत्ति, और लैम्बडा मतलब कि आ जाएगा तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो न्यू इंटू लैम्बडा, C बराबर न्यू इंटू लैम्बडा, ये आ जाएगा। C बराबर न्यू इंटू लैम्बडा। क्लियर? चलो, आवृत्ति तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब कि आवृत्ति जो है बेटा वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। न्यू जो होता है वो लैम्बडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती। चले, एक होता है आयाम। आयाम का मतलब होता है बेटा शृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई। चलो ये देखिए, ये है आपका शृंग। यहां से लेकर के शृंग की ऊंचाई जो भी होगी उसको आयाम बोलेंगे। यहां से लेकर के शृंग की ऊंचाई जितनी भी होगी उसको आयाम बोलेंगे। या यहां से लेकर के गर्त की गहराई जितनी भी होगी उसको हम बोलेंगे आयाम। तो शृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई, शृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। और ये तरंग का आयाम कहलाता है। इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखना है,
किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होता है वो न्यू इंटू लेमड़ा के बराबर होता है। और यहां से मैं न्यू बराबर क्या लिख सकता हूं, न्यू बराबर सी बटा लेमड़ा। यही है यहाँ पे फॉर्मूला, न्यू बराबर सी बटा लेमड़ा, सी बटा लेमड़ा। अच्छा, यहाँ पे हम सी की जगह सी लिखेंगे। अच्छा, एक बटा लेमड़ा बराबर क्या होता है, एक बटा लेमड़ा बराबर होता है तरंग संख्या। तरंग संख्या भी लिख सकता हूं यहाँ पे, ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। चलो अब आते हैं बच्चों विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय तरंग में कितने प्रकार की तरंगे उपस्थित हैं, हम उसकी बात करते हैं। देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे छोटी आवृत्ति की तरंग होती है रेडियो तरंग, उससे ज्यादा आवृत्ति की होती है माइक्रोवेव, उससे ज्यादा आवृत्ति की होती है आईआर। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, यूवी मतलब की पराबैंगनी, एक्स किरण, बिल्कुल सही, गामा किरण, ये क्रम होता है बेटा। और दृश्य किरणें जो होती हैं, दृश्य किरणें, ये दृश्य किरणों का माहौल कुछ ऐसा है, दृश्य किरणें होती हैं विबग्योर रूप में, विबग्योर, दृश्य किरणें होती हैं विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है बेटा, वॉयलेट की आवृत्ति सबसे ज्यादा, और रेड की आवृत्ति सबसे कम होती है। रेड की आवृत्ति सबसे कम, सबसे ज्यादा आवृत्ति वॉयलेट की और सबसे कम आवृत्ति रेड की। जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, और जिसकी आवृत्ति कम होती है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि आवृत्ति ज्यादा है तो तरंग दैर्ध्य कम होगी। आवृत्ति ज्यादा होती है वॉयलेट की, इसलिए तरंग दैर्ध्य कम। आप जैसे जैसे रेडियो से गामा रेस की तरफ जाओगे आवृत्ति बढ़ती है, रेडियो वेव से गामा वेव की तरफ जाओगे आवृत्ति बढ़ेगी। और तरंग दैर्ध्य क्या होगी, अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य घटेगी। रेडियो वेव से गामा रेस तक तरंग दैर्ध्य घटती है, रेडियो से गामा तक तरंग दैर्ध्य घटती है, आवृत्ति बढ़ती है। क्लियर। आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होती है, इन सभी में सबसे ज्यादा आवृत्ति है गामा की। आवृत्ति सबसे ज्यादा, आवृत्ति सबसे ज्यादा है तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम, और इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, आवृत्ति सबसे कम और तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा। आवृत्ति सबसे कम, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, ये ध्यान रखना है बेटा। चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। आ दो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको दे रखा है आवृत्ति दे रखी 1368 किलो हर्ट्ज, किलो को हम बोलते हैं 10⁻³ हर्ट्ज। तो आपको तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा ज्ञात करनी है, तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा ज्ञात करनी। चलो फटाफट से हल कर ले इसको। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच में संबंध क्या होता है, तो किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग का वेलोसिटी आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। अगर मुझे तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी तो c बटा न्यू लिखूंगा। प्रकाश का वेग c जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, और आवृत्ति जो दे रखी है वो दे रखी है 1368 × 10⁻³ हर्ट्ज। तो c का मान हो जाएगा 3 × 10⁸, और आवृत्ति का मान हो जाए 1368 × 10⁻³ बराबर लैम्ब्डा। और ये लैम्ब्डा का मान जो आ जाएगा बेटा वो मीटर में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, 217 पॉइंट समथिंग इतना कुछ मीटर में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, लगभग इतना आंसर आ जाएगा, ये लैम्ब्डा का मान आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखो, इसको देखो बेटा।
आपको तरंग दैर्ध्य दे रखी है, आपको तरंग संख्या ज्ञात करनी है। तरंग संख्या बराबर होती है 1/लैम्ब्डा। 1/लैम्ब्डा कितना है? 5800 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम की जगह आएगा 10⁻⁻10 मीटर। हमें आंसर किस में चाहिए? सेंटीमीटर में। चलो सेंटीमीटर में बदलते हैं। 1/5800 इंटू, इसको सेंटीमीटर में बदले, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। लिखते बस, यहां से आ जाएगा 1/5800 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। यहां से आप इसको हल कर लेना, आपको क्या मिल जाएगा? तरंग संख्या मिल जाएगी। आवृत्ति निकालनी है। आवृत्ति बराबर क्या होता है? अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, C बराबर न्यू इंटू लैम्ब्डा। फॉर्मूला आवृत्ति ज्ञात करनी है, न्यू बराबर C/लैम्ब्डा। C प्रकाश के वेग का मान क्या है? 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय लैम्ब्डा कितना है? 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और ये आता है मीटर प्रति सेकंड में। बस इसको सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगी आवृत्ति। इसको सॉल्व कर लो, आवृत्ति आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको करिए बेटा फटाफट। चलो ये आवृत्ति दे रखी है, ये न्यू1 दे रखा है 1120 किलो हर्ट्ज, और ये दे रखा है न्यू2 98.7 इंटू 10�6, ये मेगा हर्ट्ज में दे रखा। आवृत्ति दे रखी है। इन दोनों आवृत्ति के लिए तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा ज्ञात करनी है। हमें पता है C बराबर न्यू इंटू लैम्ब्डा होता है। लैम्ब्डा बराबर हो जाएगा C/न्यू, ये आ जाएगा। चलो यहां से हम क्या लिखेंगे? तो λ1 ज्ञात करनी तो C/न्यू1, और λ2 ज्ञात करना है तो C/न्यू2। यहाँ पे आ जाएगा C का मान 3 इंटू 10⁸, प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸। न्यू1 कितना है? न्यू1 है 1120 इंटू 10⁻3। बस इसको सॉल्व कर लो, मीटर में आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे λ2 बराबर होता है प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸ बटा 98.7 इंटू 10�6 मीटर। यहां से λ1 आ जाएगा, यहां से λ2 आ जाएगा। ऐसे ही करना है। चलिए अब आते हैं बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। मैंने आपसे बात बोली थी बेटा कि बोर के मॉडल को समझने के लिए प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति समझना जरूरी है और प्रकाश की कणीय प्रकृति समझना जरूरी है। मैंने आपसे बात बोली थी कि बोर मॉडल को समझने के लिए प्रकाश की तरंग प्रकृति और प्रकाश की कणीय प्रकृति को समझना जरूरी है। प्रकाश की तरंग प्रकृति हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है प्रकाश की कणीय प्रकृति। कणीय नहीं, कणीय प्रकृति पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? कणीय प्रकृति। चलिए स्टार्ट करें, आ जाओ। अब हम शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। चलिए, प्लांक नामक एक साइंटिस्ट थे। इन प्लांक नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक बहुत ही जोरदार बात बोली बेटा। जैसे मैक्सवेल ने ये बताया था ना कि प्रकाश जो होता है वो तरंग की भांति अस्तित्व में होता है। मैक्सवेल ने ये बात बोली थी, प्रकाश जो होता है उसकी तरंग प्रकृति होती है। प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है बेटा? प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है। किसने बोला था? मैक्सवेल ने। ठीक उसी प्रकार से प्लांक भाई साहब ने क्या बोला कि रुक जाओ, प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है। अरे भैया मैं तो बोलता हूं कि प्रकाश की
कणीय प्रकृति, अरे कणीय नहीं, कणीय प्रकृति होती। प्रकाश ऐसे छोटे 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 कणों के रूप में पाया जाता है। मान लीजिए कोई प्रकाश का स्रोत है बल्ब, तो प्लांक ने ये बात बोली कि मान लो किसी बल्ब से कोई प्रकाश निकल रहा है ना, तो ये बल्ब से निकलने वाला जो प्रकाश है वो लगातार ना निकल करके ऐसे छोटे 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 बहुत सारे टुकड़ों के रूप में निकल रहा है। तो भैया प्लांक ने सबसे पहले ये बात बताई कि भैया किसी भी प्रकाश के स्रोत से, प्रकाश का स्रोत मतलब कि वह स्रोत जो कि प्रकाश प्रदान करता है, जैसे कि बल्ब, बल्ब क्या प्रदान करता है? प्रकाश प्रदान करता है। ट्यूबलाइट क्या प्रदान करती है? प्रकाश प्रदान करती है। सूर्य क्या प्रदान करता है? प्रकाश प्रदान करता है। हमारे रोड पे, सड़क पे जो हैलोजन लाइट लगी हुई है वो क्या प्रदान करती है? प्रकाश प्रदान करती है। तो जितने भी प्रकाश को प्रदान करने वाले स्रोत हैं, प्रकाश के स्रोत हैं, जैसे कि बल्ब, इन प्रकाश के स्रोतों से सदैव जो प्रकाश निकलेगा वो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में निकलेगा। वो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में निकलेगा। कभी भी प्रकाश लगातार नहीं निकलेगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं निकलता। कभी भी प्रकाश ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे लगातार प्रकाश नहीं निकलेगा। मतलब कि प्रकाश में ऐसे कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, प्रकाश में से गैप होता है, टुकड़ों के रूप में। प्रकाश ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, कॉन्टिन्यूटी में नहीं होता, सतत रूप से नहीं निकलता। प्रकाश ऐसे छोटे 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 कणों के रूप में निकलता है। और ये जो एक कण होता है बेटा, इसकी एक कुछ ना कुछ न्यूनतम ऊर्जा होती है। न्यूनतम ऊर्जा का ये जो कण होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं बेटा? फोटोन। तो न्यूनतम ऊर्जा का ये जो कण है ना बेटा, जो एक छोटा सा कण जो है, न्यूनतम ऊर्जा का ये जो छोटा सा कण है, न्यूनतम ऊर्जा का ये जो छोटा सा कण होता है ना बेटा, छोटा सा कण, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो ये छोटा सा कण जो होता है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं फोटोन। न्यूनतम ऊर्जा का ये जो छोटा सा कण है, इसको हम बोलते हैं फोटोन। अब होगा क्या? ये एक फोटोन, ये दूसरा फोटोन, ये तीसरा फोटोन, ये चौथा फोटोन, ये पांचवा फोटोन, ये छठा फोटोन, ये सातवां फोटोन, ये आठवां फोटोन, और भी कई फोटोन, 9वां फोटोन, 10वां फोटोन, 11वां फोटोन, 50वां फोटोन, 500 फोटोन, 1000, 1 लाख, 10 लाख, अनगिनत न जाने कितने ही फोटोन से ये प्रकाश निकलने वाला जो होता है वो बना हुआ होता है। तो किसी भी प्रकाश के स्रोत से निकलने वाला जो प्रकाश है वो ऐसे लगातार नहीं निकलता, ऐसे छोटे 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 बहुत सारे टुकड़ों के रूप में निकलता है। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना बेटा, ये न्यूनतम ऊर्जा के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहे जाते हैं बेटा? फोटोन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं बेटा? फोटोन कहे जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं बेटा प्रकाश का क्वांटीकरण। क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाश का क्वांटीकरण। प्रकाश के क्वांटीकरण का मतलब होता है बेटा, प्रकाश लगातार ना निकलकर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्रकाश के स्रोत से, ऐसा लिखो बेटा, ऐसे प्रकाश के स्रोत से प्रकाश लगातार ना निकलकर, प्रकाश के स्रोत से प्रकाश जो है वो लगातार ना निकल करके छोटे 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 टुकड़ों के रूप में निकलता है। तो प्रकाश के स्रोत से प्रकाश लगातार ना निकलकर ऊर्जा के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में निकलता है। समझ में आया? ऊर्जा का ये जो छोटा सा टुकड़ा है ना, ऊर्जा का एक छोटा सा टुकड़ा, ऊर्जा का ये जो छोटा सा टुकड़ा है ना बेटा,
ऊर्जा के छोटे से टुकड़े को क्या बोलते हैं? फोटोन। ऊर्जा के छोटे से टुकड़े को कहा जाता है बेटा फोटोन। और कई बार आपने इसका नाम सुना होगा क्वांटम। क्या सुना होगा बेटा? क्वांटम। तो ये जो छोटा सा पैकेट है, छोटा सा टुकड़ा है, इस छोटे से टुकड़े को फोटोन या क्वांटम कहते हैं। यदि मान लो इस फोटोन की ऊर्जा, इस छोटे से टुकड़े की ऊर्जा, मान लो अगर हम ई लिखते हैं, मान लीजिए इस छोटे से टुकड़े की ऊर्जा को हम क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं। मान लीजिए छोटे से टुकड़े की ऊर्जा को हम ई लिखते हैं, तो छोटे से टुकड़े की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा को यदि मैं ई लिखता हूं, छोटे से टुकड़े की ऊर्जा को अगर मैं ई लिखता हूं, तो ई जो होती है बेटा, ये प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। न्यू क्या है? न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। तो ये जो फोटोन की ऊर्जा है, ये फोटोन की ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के क्या होती है बेटा? समानुपाती। फोटोन की ऊर्जा प्रकाश स्रोत से निकलने वाली आवृत्ति के क्या होती है बेटा? समानुपाती। और जब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगता है जिसे हम बोलते हैं प्लांक का स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक बोलते हैं क्योंकि प्लांक ने इसके बारे में सबसे पहले पूरी व्याख्या प्रस्तुत की, इसलिए उसने अपने नाम के आधार पर इस स्थिरांक के बारे में जानकारी दी। और इस स्थिरांक का मान होता है बेटा 6.62 इंटू 10 की घात -34 जूल इंटू सेकंड। 6.62 इंटू 10 की घात -34 जूल इंटू सेकंड। ये होता है बेटा प्लांक स्थिरांक। और इसी को हम बोलते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। यह है बच्चों एक फोटोन की ऊर्जा। तो इसका मतलब इस एक फोटोन की ऊर्जा कितनी हो गई? एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू हो गई। एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू। मान लो 2 फोटोन निकलते तो 2 फोटोन की ऊर्जा 2h न्यू। मान लो 3 फोटोन निकलते तो 3 फोटोन की ऊर्जा 3h न्यू। तो एक की ऊर्जा h न्यू, दूसरे की ऊर्जा h न्यू, इसकी ऊर्जा h न्यू, इसकी ऊर्जा h न्यू, इसकी 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 h न्यू। मान लो 10 फोटोन निकलते हैं तो ऊर्जा हो जाएगी 10h न्यू। मान लो 50 फोटोन निकलते हैं तो ऊर्जा हो जाएगी 50h न्यू। मान लो 100 फोटोन निकलते हैं तो ऊर्जा हो जाएगी 100h न्यू। मान लो 200 फोटोन निकलते हैं तो ऊर्जा हो जाएगी 200h न्यू। और मान लो n फोटोन निकलते हैं तो प्रकाश स्रोत से निकलने वाली कुल ऊर्जा हो जाएगी NH न्यू। तो किसी भी प्रकाश के स्रोत से निकलने वाली कुल ऊर्जा हो जाएगी NH न्यू। और यहाँ पे N का मतलब होता है फोटोनों की संख्या। बहुत बढ़िया, N का मतलब है फोटोनों की संख्या। ये सारी यहाँ पे कहानी है बेटा। चलिए अब हम बात करते आगे की। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक वस्तु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण, जैसे कि मान लो ये जो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है, ये लगातार ना हो करके, मैंने आपसे क्या बात बोली थी, ये ऊर्जा लगातार नहीं निकलती, ये असतत रूप से छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में, टुकड़ों के रूप में निकलती है। और इन टुकड़ों को क्या बोलते हैं? क्वांटम या फोटोन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? क्वांटम या फोटोन। प्रकाश के संबंध में इन छोटे से ऊर्जा बंडलों को, ये जो टुकड़े हैं, टुकड़ों को फोटोन कहते हैं। फोटोन बोल दो, क्वांटम बोल दो। सामान्य अवस्था में ऊर्जा के छोटे से बंडलों को क्वांटम कहा जाता है। प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा मतलब फोटोन की ऊर्जा जो होती है E बराबर h न्यू के बराबर है, मतलब कि E समानुपाती है न्यू के। समझ में आया? E बराबर h न्यू, h इंटू न्यू का मान क्या होता है? न्यू का फॉर्मूला है C बटा लेमड़ा। बाय C बराबर क्या होता है? न्यू इंटू लेमड़ा। तो न्यू बराबर क्या होगा? C बटा लेमड़ा। न्यू बराबर C बटा लेमड़ा। तो न्यू की जगह C बटा लेमड़ा, C बटा लेमड़ा। तो E बराबर HC बटा लेमड़ा, HC बटा लेमड़ा। समानुपाती स्थिरांक या प्लांक स्थिरांक क्या होता है? 6.62 इंटू 10 की घात -37 किलो जूल। और हमने क्या लिखा है?
6.62 इंटू 10 की घात माइनस 34 जूल। ये जूल है, ये जूल है मेरे बच्चे, ये जूल है। और यहाँ पे क्या है, किलो जूल। किलो जूल में 10 की घात माइनस 37 आएगा और जूल में 10 की घात माइनस 34 आएगा। ध्यान रखना, माइनस 34 जूल में है और किलो जूल में माइनस 37 है। ये रहा जूल, बहुत बढ़िया। अर्ग, अर्ग में ये होता है, सिंपल। चलो, तो ये सारी बातें, इसका मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर कुल स्थानांतरित ऊर्जा एक क्वांटम की ऊर्जा का पूर्ण गुणज होता है। मतलब कि निकलने वाली कुल ऊर्जा कितनी है, E बराबर NH न्यू। निकलने वाली कुल ऊर्जा कितनी है, E बराबर NH न्यू। तो E बराबर NH न्यू। N एक पूर्ण संख्या है, क्वांटम की संख्या। और मैंने क्या लिखा था, N का मतलब, N का मतलब फोटोन की संख्या। यहाँ पे क्या लिखा है, क्वांटम या फोटोन की संख्या। बहुत बढ़िया। अगर एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू है तो n फोटोन की ऊर्जा n इंटू h इंटू न्यू, NHc अपन लेमड़ा। और लेमड़ा, 1/λ को हम क्या लिख सकते हैं, 1/λ को हम न्यू बार लिख सकते हैं। तो n आ जाएगा, h आ जाएगा, c आ जाएगा और 1/λ को हम न्यू बार लिख सकते हैं। ये बन गया फॉर्मूला। तो ये सारी बातें। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, चलिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, हमारे पास फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला h न्यू है या दूसरा है E बराबर hc बटा लेमड़ा। फोटोन की ऊर्जा ऐसे भी निकालते हो, फोटोन की ऊर्जा ऐसे भी निकलते हो। हमें क्या दे रखा है, हमें लेमड़ा का मान दे रखा है। ये लेमड़ा का मान दे रखा है। अगर लेमड़ा ये दे रखा है तो फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाएगी, लेमड़ा दे रखा है, ये फॉर्मूला यूज करना है, hc बटा लेमड़ा। h का मतलब प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक होता है 6.62 इंटू 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकंड। प्रकाश का वेग होता है 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड बटा लेमड़ा कितना है, लेमड़ा 5.862 इंटू 10 की घात माइनस 16। बस यहां से आ जाएगी आपकी ऊर्जा, कैलकुलेट कर लेना, ये हो जाएगा आंसर। सिंपल, ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। चल क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखो। फोटोन की आवृत्ति, आवृत्ति कैसे निकालते हैं, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या है, c बटा लेमड़ा। लेमड़ा यहाँ दे रखा है बेटा, लेमड़ा यहाँ पे दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो c 3 इंटू 10 की घात 8 डिवाइडेड बाय लेमड़ा 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 की घात माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। यहाँ आ जाएगा 10 की घात माइनस 10 मीटर। ये होता है मीटर प्रति सेकंड। बस तो यहाँ से हम न्यू को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये आ जाएगा न्यू का आंसर। और क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, ऊर्जा। बहुत बढ़िया। फोटोन की ऊर्जा कैसे निकालते हैं, फोटोन की ऊर्जा होती है h इंटू न्यू। क्या होती है बेटा, h इंटू न्यू। h का मान हमको पता है 6.62 इंटू 10 की घात माइनस 34 इंटू न्यू का मान हम यहां से ज्ञात कर लेंगे। ये वाला न्यू का मान यहां रखो, यहां रखो, बस तो इससे जूल में आंसर आ जाएगा। आप ये वाला फॉर्मूला भी उपयोग कर सकते हो, E बराबर hc बटा लेमड़ा। इससे भी आप फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हो। h का मान आपको पता है, c का मान आपको पता है और लेमड़ा यहाँ पर ये दे रखा है, इसको यहाँ पे रख के भी आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और आज का लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो। फोटोन की ऊर्जा दे रखी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा दे रखी है। चलो
2 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। यदि मैं इलेक्ट्रॉन का गुणा यहाँ कर दूं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली ऊर्जा जो है वो किसमें बदल जाएगी, ये लेमड़ा का मान दे रखा है। अगर लेमड़ा ये दे रखा है तो फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाएगी, लेमड़ा दे रखा है, ये फॉर्मूला यूज करना है Hc बटा लेमड़ा। H का मतलब प्लांक स्थिरांक, प्लांक स्थिरांक होता है 6.62 इंटू 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकंड। प्रकाश का वेग होता है 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड बटा लेमड़ा कितना है, लेमड़ा 5.862 इंटू 10 की घात माइनस 16। बस यहां से आ जाएगी आपकी ऊर्जा, कैलकुलेट कर लेना, ये हो जाएगा आंसर। सिंपल, ये फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। चल क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखो। फोटोन की आवृत्ति, आवृत्ति कैसे निकालते हैं, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या है C बटा लेमड़ा। लेमड़ा यहाँ दे रखा है बेटा, लेमड़ा यहाँ पे दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो C 3 इंटू 10 की घात 8 डिवाइडेड बाय लेमड़ा 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर, यहाँ आ जाएगा 10 की घात माइनस 10 मीटर, ये होता है मीटर प्रति सेकंड। बस तो यहाँ से हम न्यू को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ये आ जाएगा न्यू का आंसर। और क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, ऊर्जा। बहुत बढ़िया। फोटोन की ऊर्जा कैसे निकालते हैं, फोटोन की ऊर्जा होती है H इंटू न्यू। क्या होती है बेटा, H इंटू न्यू। H का मान हमको पता है 6.62 इंटू 10 की घात माइनस 34 इंटू न्यू का मान हम यहां से ज्ञात कर लेंगे, ये वाला न्यू का मान यहां रखो, यहां रखो, बस तो इससे जूल में आंसर आ जाएगा। आप ये वाला फॉर्मूला भी उपयोग कर सकते हो, E बराबर Hc बटा लेमड़ा, इससे भी आप फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हो। H का मान आपको पता ही है, C का मान आपको पता है, और लेमड़ा यहाँ पर ये दे रखा है, इसको यहाँ पे रख के भी आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और आज का लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो। फोटोन की ऊर्जा दे रखी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा दे रखी है। चलो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। यदि मैं इलेक्ट्रॉन का गुणा यहाँ कर दूं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली ऊर्जा जो है वो किसमें बदल जाएगी, जूल में। याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को जूल में बदलना है, इसका गुणा कर दो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली ऊर्जा को जूल में बदलना है तो इसका गुणा कर दो, ये आ गई जूल में ऊर्जा। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है H इंटू न्यू। H का मान कितना है 6.62 इंटू 10 की घात माइनस 34 इंटू न्यू, ये कितना है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। न्यू का मान आ जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 बटा 6.62 इंटू 10 की घात माइनस 34 सेकंड इनवर्स। यहां से आ जाएगा आपका न्यू आवृत्ति। लेमड़ा कैसे निकालेंगे, लेमड़ा बराबर हो जाएगा C बटा न्यू। C बटा न्यू फॉर्मूला होता है, C कितना है 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, और न्यू कितना है, न्यू ये दे रखा है 2 इंटू कितना है, देखो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू नीचे क्या है 6.62 इंटू 10 की घात माइनस 34। ठीक है, तो ये आ जाएगा आवृत्ति मतलब कि सेकंड इनवर्स, तो ये आ जाएगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना C अपॉन न्यू। ठीक है, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा क्या, मीटर में। ठीक है, मीटर में आ जाएगा, मीटर में आंसर आ जाएगा। चलो तो ये आ जाएगा मीटर में आंसर। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, यहां से लेमड़ा आ जाएगा। तो
तो ये बेटा क्वेश्चन 3 हो गया। ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए फोटोन की ऊर्जा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सबसे अधिक ऊर्जा है। चलिए कर लियोगे। फोटोन की ऊर्जा क्या है? फोटोन की ऊर्जा h नहीं होती है। सबसे अधिक ऊर्जा किसकी है? आपको बताया था मैंने, वॉयलेट की आवृत्ति जो होती है वो सर्वाधिक होती है। आवृत्ति सर्वाधिक है, वॉयलेट की आवृत्ति सर्वाधिक है, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी? मैक्सिमम वॉयलेट। ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे हमने, हाँ ये मीटर बटा सेकंड है, ये सेकंड इनवर्स। आवृत्ति तो सेकंड इनवर्स में आती है, तो सेकंड इनवर्स ये सेकंड कट जाएगा, मीटर में आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। ओवरऑल आंसर जो आएगा वो मीटर में आ जाएगा। ठीक है। चलो तो ये क्विज हो गया। तो आज हमने क्या कंप्लीट किया? ईएम वेव्स और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा और अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बोर का मॉडल। तो बोर मॉडल पढ़ने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना बेटा, कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति, ये दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब ये हमारा फंडामेंटल तैयार हो चुका है, तो हम बोर मॉडल की बात करेंगे। ठीक है। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही।